बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। पार्ट 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पार्ट 1 में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका दूसरा भी पार्ट है, इसके बाद में आप उसका अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ बचेंद्री पाल के द्वारा निर्मित है। बचेंद्री पाल जी का जन्म उत्तरांचल में चमोली जिले गांव बंपा में 24 मई 1954 को हुआ था। बचेंद्र अपनी मां हंसादेवी नेगी और पिता किशन सिंह पाल के तीसरी संतान हैं। इन्होंने बेटा इसी प्रकार से अध्ययन किया है। आइए प्रस्तुत अब हम लोग पाठ में प्रवेश करते हैं। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, जहां हवाई मार्ग से जाना होता है। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले, बेस कैंप एक स्थान विशेष का नाम है, वहां पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। दुर्गम का मतलब कठिन होता है। नमचे बाजार शेरपालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। नमचे बाजार शेरपालैंड जगह का ये दोनों स्थान विशेष के नाम हैं। ये महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र हैं, यहाँ नगर बसे हुए हैं, शहर हैं। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। शेरपा कुलियों को कहते हैं, जो भारवाहक होते हैं, जो सामान उठाने वाले होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा था। निहारा माने देखा था, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागरमाथा के नाम से, सागर माने समुद्र को कहते हैं और माथा माने ललाट को बोलते हैं। सागरमाथा माने सागर का मस्तक के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा, लेखक कहते हैं। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए, गौर से माने ध्यान से जब देखते हुए, मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल माने प्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बच्चों, पर्वत की शिखर पर जब तेज हवा चलती है तो ये बर्फ उड़ कर के एक प्लूम, एक विशेष प्रकार का पुष्प जैसा बन गया था, जो एक लहराता हुआ ध्वज की तरह से प्रतीत हो रहा था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ रहा था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। ये जो प्लूम या पुष्प है वो 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा ध्वज लग रहा था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन्हीं तूफानों को झेलना पड़ता था। जो भी व्यक्ति वहाँ ऊपर जाता है उसको इन्हीं तूफानों को झेलना पड़ता है। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिणी पहाड़ी पर इन्हीं तूफानों को झेलना, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। विचित्र माने विशेष रूप से आकर्षित थी, माने खिंची हुई थी, लगाव था, और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। लेखक कहते हैं कि इतना होने पर भी मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे तो हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। 26 मार्च को पेरिस वहाँ का एक स्थान विशेष है बच्चों। वहाँ हिमस्खलन, हिम बर्फ़ को कहते हैं और बर्फ़ के गिरने को हिमस्खलन बोलते हैं। तो जिसके कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्भू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल, खुम्भू वहाँ का एक स्थान विशेष है, जगह का नाम है बच्चों। जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से, पहाड़ी को नीचे गिर जाने से लोहत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। लोहत्से भी वहाँ का एक स्थान विशेष है, एक जगह का नाम है। 16 शेरपा कुलियों के दल में से, जो गिनती में 16 थे, ऐसे जो भारवाहक जो कुली थे, उनके दल में से
समूह में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाई अवसाद दुख को, चिंता को, कष्ट को बोलते हैं, देखकर हमारे नेता हमारे जो अगुआ थे कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। अरे खतरा जो आते हैं वो तो आते ही हैं, इतना ही नहीं कई बार तो मृत्यु तक आ जाती है, तो मृत्यु से भी नहीं घबराना या डरना चाहिए। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, नेता कर्नल खुल्लर थे और उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा, सबसे पहला कष्ट खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया, हमें जानकारी दी, हमें बताया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। उपनेता जी ने हमें यह बात बताई कि 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहाँ जाने का रास्ता यद्यपि साफ नहीं था पर फिर भी इन्होंने साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियाँ बांधकर और झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया है। अपरिचित जगह में कैसे जाएं, तो वहाँ कुछ झंडियाँ, निशान के लिए झंडियाँ गाड़ दी जाती हैं, रस्सियाँ बांध दी जाती हैं चढ़ने के लिए, ये सब तैयारी बता दी। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना भी जारी है। बच्चों, जैसे हम लोग पानी की बहती हुई नदी देखते हैं, ऐसे ही बर्फीले पहाड़ों में जो बर्फ़ की नदी होती है उसको ग्लेशियर बोलते हैं। नदी है, बर्फ़ की नदी है और वहाँ बर्फ़ का गिरना भी जारी है, माने चालू है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण, जिसका कोई नियम नहीं है और जो कोई निश्चित नहीं है, ऐसे बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। अर्थात हमने जो इंतजाम किया है वो पर्याप्त नहीं भी हो सकता है और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले, ये बेस कैंप जो हमारा मूल कैंप है उससे पहले का पड़ाव है, पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। वहां जाने से पहले एक और किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण, जलवायु मानव जीवन के अनुकूल नहीं होती है बच्चों, वहाँ की रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। जो रसोई भोजन बनाता था उस पाचक के, वो जो बनाने में सहायक था, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। अर्थात जैसे हमें एक आत्मविश्वास के साथ में हम चलते हैं वो हमारी स्थिति नहीं थी। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था। लेखिका कहती है कि ऐसा ही नहीं है, एवरेस्ट चोटी को, शिखर को हमने पहले 2 बार देख लिया था, लेकिन एक दूरी से, अर्थात दूर से देखा। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। बेस कैंप से उन्होंने नज़दीकी से एवरेस्ट को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं भौचक्की होकर, यानी अर्थात आश्चर्यचकित होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लोहुत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। लोहुत्से और नुत्से यानी वहाँ की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियाँ हैं, ये स्थान विशेष नदियों के नाम हैं, तो वहाँ उनको निहारती रही, देखती रही लेखिका। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हिमपात का मतलब जो बर्फ़ के टुकड़े हैं, जो बर्फ़ के खंड हैं, जो अव्यवस्थित ढंग से, जो व्यवस्थित नहीं हैं, वो उनका जो गिरना है वही हिमपात है। हमें बताया गया था कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थीं। ग्लेशियर जब बहते हैं तो प्रायः उनमें बर्फ़ की जब हलचल होती है तो बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें उसी समय गिर जाती थीं और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार, दरार पड़ जाना यानी उस बीच में से फट जाना, विचार और इस दरार को गहरे चौड़े हिमबिदर में बदल जाने का। हिमबिदर माने जो बर्फ़ में जो बड़ी बड़ी दरार पड़ जाती हैं, दरारें परतें पड़ जाती हैं, उस बदलने को हिमबिदर बोलते हैं।
मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान, प्रवास माने यात्रा के दौरान, हिमपात लगभग एक दर्जन अर्थात 12 आरोहियों माने जो चढ़ने वाले थे, जो पर्वतारोही थे, और कुलियों के प्रतिदिन छूता रहेगा। अर्थात ये हमको जो कुली, जो सामान ढोने वाले हैं उनको, और जो चढ़ाई करने वाले हैं आरोही हैं उनको स्पर्श करता रहेगा, छूता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थाई पुलों का बनाना, एक तो स्थायी पुल होता है जो हमेशा के लिए बन जाता है, पर एक थोड़े समय के लिए बनाते हैं, उसको अस्थाई बोलते हैं। तो वो एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से बनाया जाता है। वो बताया लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, हम बर्फीले पहाड़ों में लट्ठों और रस्सियों का उपयोग कैसे करें, प्रयोग कैसे करें, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में, अभियांत्रिकी माने तकनीकी ढंग के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। बच्चा ये सब वहाँ पर्वतों पर कैसे चढ़ें, जो व्यक्ति पर्वत में यात्रा करते हैं उनको वहाँ की जानकारी होती है। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। हिमपात के कैंप 1 तक, देखो कैंप नंबर 1 तक चढ़ने के लिए सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। एक दिन रीता, गोबू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वाकी टाकी था। वाकी टाकी एक दूसरे से संवाद बनाने के लिए, एक दूसरे से बात करने का साधन है, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर थोड़ी दे रहे थे। कर्नल खुल्लर जो इस दल के नेता हैं उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। केवल वो 2 ही महिला, रीता, गोंगू, ये उनके साथ में चल रहे थे। तो ये 2 ही महिला केवल कैंप 1 में पहुंची और ये सूचना उन्होंने अपने नेता कर्नल खुल्लर को दी। अंगदोरजी, लोपसांग और गगन विस्सा ये उन व्यक्तियों के नाम हैं। अंततः साउथ पोल पहुंच गए। ये साउथ पोल भी एक स्थान विशेष का नाम है। और 29 अप्रैल को इतने 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगा दिया। इतनी ऊंचाई पर उन्होंने जाकर के कैंप नंबर 4 को लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। प्रगति माने ये उन्होंने जो सफलता प्राप्त की, ये एक संतोषजनक, मन को अच्छी लगने वाली थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, बेस कैंप स्थान में थी, तेजनिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया, जोर दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। दल में जो समूह में जो व्यक्ति जा रहे हैं, चाहे वो कुली के रूप में हो, चाहे वो आरोही के रूप में हो, सबसे बात की जाए। महत्व दिया, बात की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। नौसिखिया माने पहली बार सीखने वाले, नई सीखने वाली हूँ, और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। ये मेरी पहली तैयारी है, पहली बारी है। तेजनिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। कहते हैं मेरा भी ये पहला अभियान है, किंतु यहाँ एवरेस्ट जाने के लिए मुझे 7 बार आना पड़ा है। फिर भी अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, मानो हमें एक हिम्मत दी, एक आशीर्वाद दिया, एक जोश दिया। तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो। हाँ, लड़की लगती हो। पर्वतीय माने पर्वत में रहने वाली हो। तुम्हें तो शिखर पर पहले से ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। अर्थात तुम्हें तो इस चोटी पर, शिखर पर एक ही प्रयास में, पहले ही प्रयास में पहुंचना चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नाइलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। लोहोत्से वहाँ की जो बर्फीली पहाड़ी है, बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए हुए सुंदर रंगीन नाइलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 व्यक्ति थे। लोपसांग,
तशारिंग मेरे तंबू में थे। एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ से टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका अर्थात एक आवाज़ हुई। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। बच्चों, ये घटना रात्रि के 12:30 बजे की है। एक जोर से आवाज़ हुई और उनको महसूस हो रहा है लेखक को उनके शरीर का स्पर्श करते हुए कोई ठंडी सी चीज़ उनके शरीर से जा रही है। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड अर्थात टुकड़ा हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोहोत से ग्लेशियर से टूट कर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। विशाल एक बहुत बड़ा टुकड़ा बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने, विशालकाय माने बहुत बड़े समूह ने, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। लेखिका कहती है कि रात्रि में सोते समय एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी। चोट सभी व्यक्तियों को आई किंतु हताहत या मृत्यु किसी की नहीं हुई। लोब्सांग अपनी स्विच छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी देर का सीधा अर्थ मृत्यु था। यदि उसमें इतनी सावधानी और थोड़ा सा विलम्ब यदि देर भी हो जाती है तो वो हमारी मृत्यु का कारण बन सकता था। बड़े बड़े हिमपिंडों, हिम माने बर्फीले जो समूह थे, बर्फीले जो खंड थे, पहाड़ थे, को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ़ की खुदाई की। जो बर्फ़ जम गई थी उसकी खुदाई की और मुझे उस बर्फ़ की कब्र से निकाल कर बाहर खींच लाने में सफल हो गए। जो बर्फ़ उनके ऊपर गिर गई थी उस बर्फ़ को वहाँ से उस बर्फ़ में से उसको निकाल आए। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुँच गए थे। कैंप 2 में पहुंच गए थे बच्चों। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटा कर नीचे लाए गए। स्ट्रेचर वह वस्तु होती है जिसमें कोई रोगी घायल व्यक्ति परेशान दुखी होता है तो उस पर लिटा करके उसको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जाता है। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था, अर्थात बहुत बड़ी हिम्मत का कार्य था जो उन्होंने किया। सभी 9 पुरुष सदस्यों के चोटों, सभी 9 पुरुषों के सदस्यों का जो समूह था उनमें चोट आई अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। जो बेस कैंप जो बहुत नीचे रह गया था, छूट गया था बच्चों, ये वहाँ भेजना पड़ा, वहाँ तक जाना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, अर्थात कर्नल खुल्लर जो नेता के रूप में हैं, उन्होंने लेखिका बचेंद्रीपाल जी से कहा, क्या तुम भयभीत थीं? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के ये उत्तर दिया। तो देखो, नेता ने पूछा, क्या तुम वापस जाना चाहोगी? क्या तुम्हें डर लग रहा है? क्या तुम आगे की यात्रा में विराम लगाओगी? बेटा, अगला